एवरीवन एंड वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं सुनिधि और इस चैनल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, बात चाहे इग्नू के कोर्सेज की हो या डीयू के कोर्सेज या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात हो, या फिर बच्चा जो कि एक नेट की तैयारी कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, वी हैव कंप्लीटली कस्टमाइज्ड कोर्स फॉर यू। वी कैन कस्टमाइज कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, व्हाटएवर योर नीड्स आर, where you think you need to work on yourself, we will be the torch bearer for you. You can level up your preparation with Arthshala. Arthshala is one-stop solution for everything you need related to economics. Be it competitive, be it academics, we are there for you and we serve you the best. Enjoy the lecture now. Final goods versus intermediate goods. आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पिछले कुछ क्लासेस से हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, स्टॉक फ्लो। बेसिकली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले जितने भी डेफिनेशंस इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट थी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट थे, वो सब मैंने पढ़ा दिए। आज की इस क्लास में हम जो एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि गुड्स क्या होता है। व्हाट इज गुड? हम किस चीज को गुड्स बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में? गुड्स इज एनीथिंग that satisfy our wants. कोई भी ऐसी चीज जो हमारी वॉन्ट्स को, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसे हम गुड कहते हैं। जैसे कि हमें भूख लगी है और हम कुछ खा लें, दैट इज ए गुड। हमें भूख लगी है, हमने ऑरेंज खाया, ऑरेंज इज ए गुड। हमें प्यास लगी है और उसके बाद में हमने पानी पिया, देन वाटर इज ए गुड। ठीक है, हमारा कोई ज्वेलरी पहनने का मन है, हम मार्केट गए, कोई भी ज्वेलरी खरीद के लाए, ज्वेलरी इज ए गुड। यानी कि कोई भी ऐसी चीज दैट सेटिस्फाई आवर वांट्स, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी वांट्स को, हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। ठीक है, गुड्स समझ में आया। अब हमको समझना है कि फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स जो दो पर्पस के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले या तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होंगे या फिर कंजम्पशन के लिए यूज होंगे। ठीक है, एनीथिंग दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर कंजम्पशन इज नोन एज द फाइनल गुड। ठीक है, जैसे कि कंजम्पशन में क्या है, जो कि कंज्यूमर हाउस होल्ड जो है वो गुड खरीदते हैं। कंज्यूमर हाउस होल्ड से क्या मतलब है? मैं, आप, लेट्स से मुझे इस बोर्ड की जरूरत थी, मैंने बोर्ड को खरीदा। आप स्टेशनरी के शॉप पे जाते हैं, रजिस्टर खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं। दिन भर में हम कितनी चीजें खरीदते हैं। लेट्स से सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड खरीदते हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, आटा, दाल, चीनी, चावल, कितनी सारी ऐसी चीज है जो कंज्यूमर खरीदता है। तो कंज्यूमर वो सारी चीज जो कि अपने कंजम्पशन के लिए खरीदता है, वो किसका पार्ट बनता है? फाइनल गुड्स का पार्ट बनता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा इकोनॉमी में किस किस तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनल कंजम्पशन से क्या मतलब है? हमने दूध खरीदा, दही, किचन के कोई भी आइटम खरीदे, आप मार्केट गए, स्टेशनरी के शॉप पे आपने अपने लिए रजिस्टर खरीदा, पेन खरीदा, ऑल दीज आर फाइनल गुड्स। बट मैंने आपको बताया कि फाइनल गुड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन मैंने बताया जो कि जनरली कंज्यूमर हाउस होल्ड्स करते हैं, दैट इज कंजम्पशन। बट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज वो गुड्स जो फर्म्स खरीदती हैं, कंपनी खरीदती है, किस लिए? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन के अलावा किस पर्पस से खरीद सकती हैं? इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीद सकते हैं। अब कैपिटल फॉर्मेशन से क्या मतलब है? आप ये मानिए कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, वो न्यूज़पेपर बनाती है और न्यूज़पेपर बनाने के लिए उनको एक मशीन की जरूरत होती है जिसे हम प्रिंटिंग प्रेस भी बोलते हैं।
या एक ऐसी मशीन जिससे न्यूज़पेपर प्रिंट होता है। तो अभी जो मशीन है उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ये है कि वो एक बार में लेट्स से 1000 ही कॉपीज निकाल सकती है। बट अगर फर्म को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो व्हाट दे विल डू, दे विल गो टू द मार्केट एंड बाई अदर मशीन जिससे कि अब 2000 कॉपीज निकल जाएं। यानी कि जब हम कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं, जब हम ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि बदले में हमको और ज्यादा रिवेन्यू देगा, वो हमारा फाइनल यूज नहीं है, उसको हम अगेन एंड अगेन यूज करेंगे, दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड जो कि कंज्यूमर ने परचेज किया उसको हमने क्या बोला, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसके बाद में वो सारे गुड्स जो कि फर्म्स ने खरीदे, मशीनरी ने खरीदे, मशीनरी खरीदी गई, इन्वेस्टमेंट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब अगर हमें यह देखना इकोनॉमी में टोटल गुड्स है, टोटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि जो कंज्यूमर ने खर्च किया है यानी कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको, और जो फर्म ने एक्सपेंडिचर किया है यानी कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको पकड़ो और ऐड कर। अभी मैं समझाती हूँ मैंने आपको क्या समझाया। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मेरी कोशिश ये होती है कि क्लास में ही आप 2-3 बार कॉन्सेप्ट में रिवाइज कर दूं ताकि आपके दिमाग में जब आप वापस जाएं तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, आपके दिमाग में चीजें पहले से रजिस्टर हो। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को हम पढ़ रहे हैं। फाइनल गुड्स में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने समझा कि गुड्स क्या होता है, और उसमें हमने समझा कि कोई भी वैसी ऑल द थिंग्स, सारी वो चीजें जो कि हमारे वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करे उसे हम गुड्स बोलते हैं। और जिस तरीके से गुड्स का एंड यूज है उस बिहाफ पे हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में हमने ये देखा कि जो फाइनल गुड्स हैं उनको हम रीसेल नहीं करते हैं, उनको या तो हम कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करते हैं जो कि कंज्यूमर होते हैं, या फिर जो फर्म होती है वो उसको इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन के पर्पस से खर्च करती हैं। अब जो कंज्यूमर खर्च करते हैं उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो फर्म खर्च करती है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और अगर हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको समझना है दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, गुड्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि वो हमारी वांट को पूरा करेगा, वो गुड होगा। जो भी हमारी वांट को पूरा करेगा वो गुड होगा। लेकिन व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, समथिंग इन बिटवीन। यानी कि कोई नीड तो पूरी करेगा, कोई वांट तो पूरी करेगा, लेकिन किसी के बीच की नीड पूरी करेगा। इंटरमीडिएट गुड यानी कि किसी के बीच की नीड पूरी करना। What do we mean by intermediate goods? सोचिए, इंटर का मतलब, इंटरमीडिएट का मतलब बीच का गुड्स। तो बीच का गुड्स क्या होता है, ठीक है, वो सारे गुड्स जिनको या तो हम रीसेल करें या फिर उनको फर्दर प्रोडक्शन में यूज करें। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स का क्या मतलब, वो सारे गुड्स जिनको या तो हम रीयूज करें, ठीक है, या फिर उनको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज करें। मैंने क्या बताया, गुड्स का जो एंड यूज है यानी कि सबसे आखिरी बार वो कहां यूज हुआ, सबसे आखिरी बार उसको कंज्यूमर ने यूज किया या उसको कंपनी ने यूज किया, वो डिटरमाइन करेगा कि वो इंटरमीडिएट गुड है या वो फाइनल गुड है। समझे आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं? एक गुड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, एक गुड फाइनल गुड भी हो सकता है। सेम गुड कैन बी यूज एज एन इंटरमीडिएट गुड, सेम गुड कैन बी यूज एज ए फाइनल गुड। देयर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन, कोई भी ऐसा क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर गुड है तो ये इंटरमीडिएट गुड ही होगा और ये फाइनल गुड ही होगा। नो, देयर इज नो सच डिस्टिंक्शन। ओनली डिफरेंस इज हाउ वी आर यूजिंग दैट गुड, हम उस गुड को कैसे यूज कर रहे हैं,
what is the end use of that good, only that will be being determined by whether the good is intermediate goods or the final goods. I hope this is very clear to you. Only criteria to decide whether the good is intermediate good or final good is the end use, how it is being used. It is being used by consumer or it is being used by producer is the determining factor to decide whether the good is intermediate good or not. इंटरमीडिएट गुड है या नहीं कैसे पता चलेगा कि हम उसको आखिरी टाइम कैसे यूज कर रहे हैं? तो इंटरमीडिएट गुड दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, या तो हम उसको रीयूज करें पूरा का पूरा गुड, या फिर उसको हम फर्दर प्रोडक्शन में कहीं यूज करें. ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. Same year is also the main thing. अगर कोई गुड 2023 में बना तो 2023 में ही यूज होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो 2024 में यूज हो जाएगा. अगर वो 2024 में यूज हो गया तो वो इन्वेस्टमेंट वैसे ही बन गया. स्टॉक फ्लो वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा. इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड गुड्स परचेज फॉर रीसेल, वो सारे गुड्स जो हमने रीसेल के लिए खरीदे. गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो कि हमने फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा. रीसेल का क्या एग्जांपल हो सकता है? लेट्स से किसी के पास भैंस है और वो भैंस का दूध जाके डेयरी वाले को बेचता है, तो डेयरी वाला उसको घर पे तो नहीं रखेगा, डेयरी वाला उसको फर्दर रीसेल करेगा. तो जब उसने फर्दर रीयूज किया या रीसेल किया तो वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड. सेम वे हलवाई होता है, हलवाई को मिठाई बनाने के लिए दूध की जरूरत होती है, तो दूध जो वो उसने लिया, उस दूध का उसने फर्दर प्रोडक्शन किया. उसने दूध लिया 1 kg, उस दूध से उसने मावा निकाला और उस मावे से उसने क्या करा? मिठाई बनाई. ठीक है, यानी कि फर्दर प्रोडक्शन हुआ, फर्दर वैल्यू एडिशन हुआ. दैट इज नोन एज द इंटरमीडिएट गुड्स. दो क्राइटेरिया, या तो आप उसको रीयूज करेंगे, रीसेल करेंगे. रीसेल नहीं कर रहे तो हो सकता है कि आप उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज करें. जैसे कि हो सकता है मैंने कोई सामान खरीदा और मैंने उसको एज इट इज बेच दिया, दैट इज रीसेलिंग. बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, और बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं वो कहीं से रॉ मटेरियल उठाते हैं, फिर उसमें अपना वैल्यू एडिशन करते हैं एंड देन दे सेल इट ऑफ. ठीक है, वैल्यू एडिशन किया और उसके बाद में उसको सेल इट ऑफ कर दिया, यानी कि दे डिड द फर्दर प्रोडक्शन ऑन इट. ठीक है, अब हमको इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में जो चीजें ध्यान रखनी है वो क्या है? सबसे पहले तो यह है कि वो एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट में खरीदी जाती है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमको याद करना है. सबसे पहला, जनरली क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरी प्रोडक्शन यूनिट को सेल किए जाते हैं. यानी कि दिस एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज है ये किसके बीच में होता है? एक्सचेंज जो होता है वो बिटवीन टू प्रोडक्शन यूनिट होता है. अगर मैं इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री में ही रहता है. ठीक है, गुड्स रिमेन विद द प्रोडक्शन बाउंड्री. आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि जनरली इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनका सेल एंड परचेज बिटवीन द प्रोडक्शन यूनिट ही होता है और वह प्रोडक्शन बाउंड्री में ही रहते हैं. प्रोडक्शन बाउंड्री अभी क्या है थोड़ी देर में समझेंगे, फिलहाल ये समझिए कि विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री रहते हैं. दूसरा, ये जो होता है इनका ड्राइव डिमांड होता है. ड्राइव डिमांड आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था. जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड किसी और कमोडिटी से ड्राइव हो या किसी और कमोडिटी पर डिपेंड करे उसे हम ड्राइव डिमांड कहते हैं. जैसे कि पेट्रोल की डिमांड डिपेंड करती है कार पे. ये जितने भी एनर्जी के सोर्सेज है, बेसिकली हम ये मान रहे हैं कि जो कार है वो पेट्रोल से चलती है. अब अगर आपको कार चलानी है तो आपको पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा.
दैट इज वाई पेट्रोल की डिमांड कार की डिमांड की ड्राइव डिमांड है, यानी कि किसी चीज से ड्रिवन होना। ड्राइव का क्या मतलब है? किसी भी चीज से ड्रिवन होना। ठीक है, लेट्स से मैंने भी हलवाई का एग्जांपल दिया था। मिठाई की डिमांड, अगर मार्केट में मिठाई बेचना है हलवाई को तो उसको मिल्क चाहिए ही चाहिए। तो मिल्क की डिमांड क्या हो गई? ड्राइव डिमांड हो गई। क्यों? क्योंकि मिल्क हमको एक रॉ मटेरियल की तरह चाहिए मिठाई बनाने में। ठीक है, तो इट हैज ड्राइव डिमांड। जनरली क्या होता है, हर गुड की अपनी डिमांड होती है, बट कुछ गुड्स की ड्राइव डिमांड भी होती है, जो कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। जब एक कमोडिटी की डिमांड दूसरी कमोडिटी पर डिपेंड करती है या उस कमोडिटी से ड्राइव हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव डिमांड। ठीक है, तीसरा, दे आर नॉट रेडी टू यूज बाय द यूजर्स। नॉट रेडी टू यूज बाय यूजर्स, दे आर नॉट रेडी टू यूज बाय द यूजर्स, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स जो है उनको फाइनल कंज्यूमर हाउस होल्ड यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, इनको कोई ना कोई वैल्यू एडिशन इन गुड्स में करना ही पड़ेगा बिफोर इट रीचेस टू द फाइनल कंज्यूमर। दैट इज व्हाई they are categorized under the category of intermediate goods। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स है, जो इंटरमीडिएट गुड्स है, इसकी वैल्यू क्या है? जनरली मर्ज्ड विद द फाइनल गुड्स, यानी कि जब हम फाइनल गुड्स खरीदते हैं उसके अंदर जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स यूज हुए हैं उन सबका प्राइस क्या होता है? इंक्लूड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक कार खरीदी, कार बनाने में जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स, जितना भी रॉ मटेरियल लगा, सबकी डिमांड, सबका प्राइस कैलकुलेट होने के बाद इसका फाइनल प्राइस डिसाइड होता है। हम अगर कार खरीदने जाते हैं तो लेट्स से हमने 7.5 लाख की कोई कार खरीदी, और जब हमने 7.5 लाख की कोई कार खरीदी तो हम ऐसा नहीं है कि एक एक पुर्जे की, एक एक इंटरमीडिएट गुड की पेमेंट करते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें सारे इंटरमीडिएट गुड्स की पेमेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अब मैंने आपको बोला था कि ये मैंने आपको पॉइंट बताई कि दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे पहले मैंने बताया कि जो प्रोडक्शन यूनिट से प्रोडक्शन यूनिट के बीच में ही इनका सेल एंड परचेज होता है। जो एक्सचेंज होता है वो 2 प्रोडक्शन यूनिट के बीच में होता है और गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बीच में रहता है। गुड्स लाइज्ड इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। सेकंड मैंने बताया ड्राइव डिमांड होता है, यानी कि इनकी डिमांड इनके फाइनल गुड पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब जैसे हलवाई के लिए जो मिठाई है वो फाइनल डिमांड है, अगर मिठाई की डिमांड नहीं होगी तो वो मिल्क की डिमांड भी नहीं करेगा। ठीक है, पेट्रोल पंप जो है, पेट्रोल की डिमांड कार पर डिपेंड है, अगर कार ही नहीं होगी तो पेट्रोल की डिमांड भी नहीं होगी। ठीक है, तो फाइनल गुड जो है, फाइनल गुड, अब देखिए बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए, मैं इसको यहीं पे क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। पेट्रोल, कार, अब पेट्रोल इंटरमीडिएट गुड भी है और पेट्रोल फाइनल गुड भी है, कार इंटरमीडिएट गुड भी है और फाइनल गुड भी है। फाइनल गुड किसके लिए है? कंज्यूमर के लिए। मैंने कोई कार खरीदी 7.5 लाख रुपए की, वो मेरे लिए फाइनल गुड है। ठीक है, अब कार की डिमांड है, लेट्स से मैंने 7.5 लाख रुपए की कार खरीदी और इकोनॉमी में लोग कार खरीदना चाहते हैं, कार की डिमांड है, इसीलिए जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो इंटरमीडिएट गुड्स को डिमांड करती है। वो ये कहती है, इंटरमीडिएट गुड्स को जाके खरीदती है। अगर कार की डिमांड 0 हो जाए, लेट्स से कि जो कार की डिमांड है वो 0 हो गई, अब इकोनॉमी में कोई कार खरीदना ही नहीं चाहता, सबको ये है कि अब हम बिल्कुल फिट रहेंगे, बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और अब हमें जहां जाना होगा हम या तो पैदल जाएंगे या बैलगाड़ी से जाएंगे। तो अगर कार की डिमांड 0 हो जाती है तो उस केस में वो सारे रॉ मटेरियल की डिमांड, वो सारे इंटरमीडिएट गुड की डिमांड भी 0 हो जाएगी जो कि कार को बनाने में यूज होते हैं। तो आपके जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसकी डिमांड किससे ड्राइव हो गई? फाइनल गुड से। सेम वे अगर हम ये माने कि पेट्रोल फाइनल गुड है, तो पेट्रोल फाइनल गुड है तो उसकी डिमांड किस पे डिपेंड करेगी? कार पे।
तो पूरा जो इकोनॉमी है वो तो वेब की तरह काम करता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ड्राइव डिमांड से क्या मतलब है कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होती है वो ड्रिवन होती है फाइनल गुड्स से, उनकी ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट डिमांड नहीं होती है। थर्ड ये है कि उनको जो यूजर है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सारे रॉ मटेरियल कार के प्रोवाइड भी कर दिए जाएं, एक एक पुर्जा आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, तब भी आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका असेंबलिंग बाकी है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक फाइनल प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो बचा हुआ होता है। इंटरमीडिएट गुड्स कांट बी यूज बाय द यूजर। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट गुड्स है और जो फाइनल गुड्स है, जो फाइनल गुड्स है उसमें इंटरमीडिएट गुड्स का जो प्राइस होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया। और मैंने आपको बोला था कि ये जो प्रोडक्शन बाउंड्री है इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है? प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि मैं प्रोड्यूस कर रही हूं, मैं गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हूँ। गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हूँ मतलब मैं कुछ तो बना रही हूँ इकोनॉमी में, क्या बना रही हूँ वो मुझे नहीं पता, बट प्रोडक्शन का मतलब यह है आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग। बाउंड्री का क्या मतलब है कि ऐसे करके कोई एक वॉल, कोई एक दीवार होगी जिसके अंदर अगर गुड है तो वो इंटरमीडिएट गुड है, और अगर इससे बाहर आ जाए तो वो फाइनल गुड आ जाएगा। और ये क्या है? फाइनल गुड आ जाएगा। और ये क्या है? दिस इज प्रोडक्शन बाउंड्री। इतना आपको समझ में आ गया? बट पॉइंट ये है बेटा कि कैसे डिसाइड करें व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री। हमें समझ में आ गया कि प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब ये कि हमने गुड प्रोड्यूस किया किसी एक बाउंड्री के अंदर। जब तक गुड वो बाउंड्री के अंदर है तब तक वो इंटरमीडिएट गुड है। जैसे ही वो बाउंड्री से बाहर आया प्रोडक्शन बाउंड्री से, वैसे ही वो फाइनल गुड हो गया। बट वो प्रोडक्शन बाउंड्री डिसाइड कैसे होगी? ठीक है, अब जो प्रोडक्शन बाउंड्री है अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में जो पूरा डिफरेंस है वो इस प्रोडक्शन बाउंड्री का ही है। तो हमको प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट समझना है। प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट समझते ही हम बीच का डिस्टिंक्शन समझ पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री? पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूं। प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर, यानी कि एक प्रोडक्शन सेंटर की कोई एक लाइन, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्टिव सेक्टर है उसके अराउंड में कोई लाइन है जिसको हम प्रोडक्शन बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। ठीक है, जैसे कि ये लाइन मैंने बताई, ठीक है, ये कोई लाइन है और ये लाइन क्या है? ये लाइन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। दिस लाइन क्रिएट द डिफरेंस। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए कि प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कॉटन की जो शर्ट है वो कैसे बनती है। कॉटन की शर्ट, कॉटन की साड़ी या कॉटन का कोई भी टेक्सटाइल। अब जो कॉटन शर्ट है वो कैसे बनती है? सबसे पहले जो फार्मर है वो कॉटन को उगाता है, कॉटन के बॉल्स होते हैं। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज प्रोडक्शन यूनिट ए और फार्मर ने क्या किया? फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस किया प्रोडक्शन यूनिट ए में और उस कॉटन को उसने मार्केट में जाके सेल आउट किया। ठीक है, और 2000 रुपए का उसने सेल आउट कर दिया किसको? बी को। तो जो कॉटन है वो 2000 रुपए का सेल हो गया। अब जिसने कॉटन खरीदा उसने कॉटन बॉल से क्या किया? थ्रेड बनाया, धागा बनाया। कॉटन का जो बॉल आता है
उससे थ्रेड बनाया। और आप जानते हैं जितने भी कपड़े होते हैं, जितने भी टेक्सटाइल होते हैं, जो भी मैंने पहना हुआ है, जो भी अभी आपने पहना हुआ है, सब थ्रेड से मिलके बने होते हैं। अगर आप इनको बहुत माइन्यूट लेवल पे ब्रेक डाउन करोगे तो वो सब थ्रेड है, थ्रेड को ही कंबाइन करके बनाया हुआ था। ठीक है, तो जब फार्मर ए से बी ने कॉटन खरीदा तो उसमें वैल्यू एडिशन किया और उसके बाद में उसने 3000 का थ्रेड बनाया और उस थ्रेड को सी यूनिट को बेच दिया। सी यूनिट ने क्या किया, उस थ्रेड से एक शर्ट बनाई, ठीक है, और उस शर्ट को मार्केट में 4500 को बेच दिया। ठीक है, अब ये जो शर्ट बन गई है, ये शर्ट अब जाएगी कंज्यूमर के पास और इसका प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस होगा 4500। और ये जो कंज्यूमर के पास गया तो ये क्या है, फाइनल गुड। तो ये जो एक लाइन यहां तक क्रिएट हुई कि जब तक उसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, अगर आप यहां तक की बात करें तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक, सबसे पहले फार्मर ने खेती की और कॉटन को उगाया। अब कॉटन को उगाया तो जब उसने उसको उगाया तो उसमें उसका खर्चा भी हुआ होगा, सीड्स लाया होगा, फर्टिलाइजर लाया होगा, फिर उसका खुद का लेबर लगा होगा। भाई एक टाइम पे उसने सीड को बोया होगा, बीज को बोया होगा, फिर पूरी फसल हुई होगी, फिर काटा होगा, उससे कॉटन का बॉल निकाल के उसने मार्केट में सेल आउट किया 2000 रुपए का। तो फार्मर ए ने सेल आउट किया बी प्रोडक्शन यूनिट को कॉटन का बॉल। उसने क्या किया, उसने स्पिनिंग करके, वीविंग करके, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोसेस, उसने उस कॉटन बॉल से थ्रेड बना दिया। अब थ्रेड बनाने के बाद इसने थ्रेड कितने में बेचा, 3000 में इसने थ्रेड बेचा, लेकिन 2000 का तो उसने कॉटन बॉल ही खरीदा था। तो कितना डिफरेंस आया, 2000 से 3000 में 1000 का। तो इसने यहाँ पे कितने का वैल्यू एडिशन किया, 1000 का। अगर हम ये मान लें कि फार्मर का जो भी कॉस्ट था वो 0 था, लेट्स जस्ट अज्यूम कि फार्मर का कोई भी खर्चा नहीं आया है, अपने एग्जाम्पल को इजी करने के लिए फार्मर का अगर कॉस्ट 0 है तो उस केस में उसने कितने का वैल्यू एडिशन किया, वैल्यू एडिशन उसने किया 1000 रुपए का। ठीक है, अब कॉटन थ्रेड 3000 का खरीदा और इसके बाद में उसने 4500 को बेच दिया और जो शर्ट थी वो कितने की हो गई, शर्ट 4500 की हो गई। 4500 की जब वो शर्ट हो गई तो इस 4500 में 3000 का तो थ्रेड ही है, 3000 का आपने थ्रेड खरीदा और 4500 में आपने फाइनल शर्ट बेची। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 1500, वो आपने क्या कर दिया, वैल्यू एडिशन। व्हाट इज दैट, दैट इज वैल्यू एडिशन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं कि फार्मर ने 1000 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, फिर जिसने कॉटन से थ्रेड बनाया उसने 1000 रुपए का वैल्यू एडिशन किया और जिसने थ्रेड से शर्ट बनाई उसने 1500 का वैल्यू एडिशन किया। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं, मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर हम पीछे जाते हैं तो आई टोल्ड यू वन थिंग, जब हमने इंटरमीडिएट गुड्स को पढ़ा था मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस होता है वो फाइनल गुड में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फाइनल गुड के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस इन्वॉल्व होता है। अब हम वापस जाते हैं, जब ये शर्ट मार्केट में आई तो ये 4500 की है। इस 4500 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 2000 रुपीज का, सॉरी, कॉस्ट अगर 0 है तो फार्मर ने 2000 का वैल्यू एडिशन किया, 2000 का वैल्यू एडिशन यहां पे हुआ, 1000 रुपीज का वैल्यू एडिशन यहां पर हुआ। कलर चेंज कर देती हूं मैं, 2000 रुपीज का वैल्यू एडिशन यहां पर हुआ
₹1000 का वैल्यू एडिशन सेकेंड स्टेज में हुआ और फाइनल स्टेज में वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 1500 का। 2000, 1000, 3000, 1500, 4500। डोंट यू थिंक हमारा फाइनल गुड का प्राइस भी यही था? हम फाइनली शर्ट भी 4500 की बेच रहे थे। यानी कि फाइनल गुड में इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस हमेशा इन्वॉल्व रहता है। और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम इंटरमीडिएट गुड के प्राइस को कैलकुलेट करेंगे या फिर फाइनल गुड का प्राइस लेंगे। जब भी हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करेंगे, अगर हम इस 4500 को कंसीडर करेंगे टोटल आउटपुट में, तो हम इस वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम सीधा लिखेंगे कि जीडीपी में 4500 का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। लेट्स से किसी भी इकोनॉमी ने केवल एक ही शर्ट प्रोड्यूस की, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि इकोनॉमी ने 4500 रुपीज का प्रोडक्शन किया। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स ले रहे हैं ये वाले, तो उस केस में हम फाइनल गुड का प्राइस नहीं कैलकुलेट करेंगे। क्या मतलब है? क्योंकि फाइनल गुड में इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम किसी भी नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में, किसी भी जीडीपी की अकाउंटिंग में फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बहुत सिंपल है कि इस 4500 में ऑलरेडी सारे इंटरमीडिएट गुड्स इन्वॉल्व थे। मैंने बताया ना कि इस 4500 में सारे इंटरमीडिएट गुड इन्वॉल्व है, तब भी मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, तो 2 बार काउंटिंग हो गई ना। इस 2000 का वैल्यू एडिशन यहां भी काउंट हो गया। जब फर्म बी ने किसान के पास से जाके 2000 रुपए का वो खरीदा कॉटन बॉल, 2000 रुपए का कॉटन बॉल खरीदने के बाद में जब उसने 3000 में बेचा, तो 3000 में 2000 ये भी तो इन्वॉल्व है, क्योंकि फाइनल गुड जो है उसमें जितना भी इंटरमीडिएट गुड यूज होता आया है, सबका प्राइस हम सक्सेसिव स्टेज पे करते आए हैं। जैसे ही हम 2000 से 3000 वाले स्टेज पर आए, तो हमने इंटरमीडिएट गुड का पेमेंट यहीं पर कर दिया। जब 3000 से 4500 पे आए, तो 3000 रुपए हमने इंटरमीडिएट गुड का पेमेंट यहीं पे कर दिया। तो या तो हम फाइनल गुड 4500 को कैलकुलेट करेंगे, या फिर हर स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन हुआ है केवल उसी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से कह रही हूँ, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड का कॉन्सेप्ट, वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बेस बनाता है नेशनल इनकम के पहले मेथड का, वैल्यू एडिशन मेथड का। प्लीज ध्यान से समझिए, बार बार देखिए। अगर नहीं समझ आता है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट है। जीडीपी कैलकुलेट किस तरीके से होती है, जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू एडिशन को क्यों लिया जाता है और फाइनल गुड को लिया जाता है, किस तरीके से काउंटिंग होती है, दोनों को क्यों नहीं लिया जाता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्यों होती है, ये सब समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैसे प्रोड्यूस होती है। इससे आपको प्रोडक्शन बाउंड्री का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरी प्रोडक्शन यूनिट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो एक प्रोडक्शन बाउंड्री मेंटेन्ड है। ठीक है, जैसे ही गुड इस प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर गया, तो वो क्या हो गया? फाइनल गुड। शर्ट हमारा क्या बन गया था? फाइनल गुड। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे को ये पता लगाना है कि हाउ टू क्लासिफाई इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड। प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, और मैंने ये बता दिया कि गुड जब तक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है तब तक वो इंटरमीडिएट गुड रहता है, जैसे ही वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस करता है वो फाइनल गुड बन जाता है। ठीक है, अब कमोडिटी कोई भी गुड, वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, वो फाइनल गुड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उसको यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, चीनी होती है, चीनी को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं? देयर आर एन नंबर ऑफ टाइम जिसमें हम शुगर को यूज कर सकते हैं। अब शुगर को यूज करने की अगर मैं बात करूं, तो शुगर को 2 तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, शुगर को जनरली 2 तरीके से यूज करते हैं। एक तो कंज्यूमर यूज करता है। कंज्यूमर कैसे यूज करता है कि आप मार्केट में गए और आप चीनी खरीद के ले आए,
और चीनी आप खरीद के लाए, उससे आपने चाय बनाई, नींबू पानी बनाया, कॉफी बनाई, ठीक है, कभी आपका हलवा बनाने का मन हुआ, तो आपने क्या किया, उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया, ठीक है। सेम वे जो चीनी है, अगर वो किसी हलवाई ने खरीदी, ठीक है, जब वो हलवाई ने खरीदी तो उससे उसने स्वीट्स बनाई और फिर उसने उसको क्या किया, सेल किया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड है, यहां पे क्या है, फाइनल गुड, क्योंकि ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है। प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर क्यों है, क्योंकि जो चीनी है वो इंटरमीडिएट गुड है, हमें मिठाई बनानी है इसीलिए हमको चीनी चाहिए, चीनी इज आर इंटरमीडिएट गुड, दैट इज वाई हम इसमें क्या बोलते हैं, जो चीनी है वो कमोडिटी सेम है, उसके यूज पे डिपेंड करेगा वेदर इट इज एन इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड। फाइनल गुड का क्या मतलब है कि अब उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर यूज करेगा, अब उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा और वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर जा चुका है। लेकिन अगर उस गुड का प्रोडक्शन बाउंड्री में यूज होना बाकी है, अगर उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड है। जैसे यहाँ पे कंज्यूमर ने जो चीनी खरीदी, वो अब उसको घर पे ले जाके फाइनल गुड्स में यूज करेगा, वो उसका फाइनल कंजम्पशन है। लेकिन हलवाई ने जो खरीदी, वो अभी उसमें वैल्यू एडिशन करेगा, चीनी से क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा। भाई मिठाई में बिना चीनी के क्या है। एक एग्जांपल मैंने दिया कि जो दूध है, अगर वो डेयरी वाला खरीदे रीसेल के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड है, अगर दूध एक हाउस होल्ड खरीदे अपने पीने के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, वो फाइनल गुड है। तो बेसिकली क्या समझ में आया, बेसिकली हमको ये समझ में आता है कि जो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का क्लियर कट डिस्टिंक्शन प्रेजेंट नहीं है, और द ओनली डिस्टिंक्शन विच वी कैन अंडरस्टैंड इज हाउ वी आर यूजिंग देम। देयर एंड यूज डिटरमिन्स वेदर द गुड इज ए फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। नेशनल इनकम काउंटिंग में केवल फाइनल गुड्स यूज होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं यूज होते हैं वो मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स भी यूज करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। हम जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। जैसे कि हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हम यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो हमको 3 ट्रांजेक्शन कंसिडर करनी पड़ेंगी, 2000, 1000, 1500। ऑन द अदर हैंड अगर हम फाइनल गुड को कंसिडर करें तो हमें केवल एक ट्रांजेक्शन कंसिडर करनी है, दैट इज ऑफ 4500। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी यूज फाइनल गुड्स। फाइनल गुड को यूज करते हैं क्योंकि इकोनॉमी में केवल एक गुड नहीं, देयर आर मिलियंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एवरी डे। हर दिन बहुत प्रोडक्शन होता है एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू काउंट। अगर हम हर किसी के इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस कैलकुलेट करने लगेंगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। जैसे कि अगर मैंने कार का एग्जांपल दिया, अगर हम ये देखने लगे कि ऑटोमोबाइल बनाने में, एक कार बनाने में कितने इंटरमीडिएट गुड यूज हुए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। जबकि हमको पता है फाइनल गुड 7.5 लाख है, तो वी विल जस्ट राइट 7,50,000। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में फाइनल गुड्स को पढ़ेंगे। एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हम कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, और जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो होते हैं जिनको हम रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन यूनिट से प्रोडक्शन यूनिट में एक्सचेंज होता है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं, और जो उनका डिमांड होता है वो ड्राइव डिमांड होता है, एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड बाय द यूजर डायरेक्टली, क्योंकि उसमें भी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आया था प्रोडक्शन बाउंड्री का। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है। प्रोडक्शन बाउंड्री जो प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर का लाइन होता है, और एक एग्जांपल के साथ में हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स जो है वो कैटेगराइज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक फार्मर है, उसने कॉटन को प्रोड्यूस किया, उसने अपने जो फील्ड है, जो खेत है, उसमें कॉटन को प्रोड्यूस किया, और हमने माना कि जिसका इनिशियल कॉस्ट है वो 0 है, और उस कॉटन को उसने 2000 रुपए में बेच दिया एक बी प्रोडक्शन यूनिट को। उसने 3000 रुपए, उसने एक थ्रेड बनाया और उस थ्रेड को 3000 रुपए में शर्ट बनाने वाले को बेच दिया। फिर हमने देखा कि सक्सेसिव स्टेज पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। क्योंकि इसका कॉस्ट 0 था तो वैल्यू एडिशन 2000 हुआ है। इसका कॉस्ट जब इसने थ्रेड बनाया तो 2000 रुपए की पेमेंट ये यहाँ पे कर चुका था, इसीलिए इसका वैल्यू एडिशन 1000 रुपीज का है। इसी तरीके से जब उसने शर्ट बनाया तो उसका वैल्यू एडिशन 1500 का है। मैंने आपको बताया कि चाहे तो आप इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए या फिर फाइनल गुड का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, दैट विल बी सेम।
और यही एक रीजन है क्योंकि फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स का जो प्राइस होता है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। दैट इज द मेन रीजन कि हम उसमें किसी और चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। और फिर मैंने ये बताने की कोशिश की कि एक जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनल गुड भी हो सकता है, वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, उसका जो एंड यूज है वो डिसाइड करेगा कि वो जो गुड है वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। आई रियली होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी नया सीखा है या आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बढ़ी है या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।